जो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है एकदम नकारा है, एकदम निष्क्रिय है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता पद से ज्यादा आगे बढ़ने लायक है नहीं। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अरे शर्म उस समय मोदी जी को आ रही थी जब मनमोहन के काल में गिर रहा था, तो आज वो शर्म कहाँ गई? आज भी वो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। खुशी है कि अभी भी रुपया ही गिर रहा है, डॉलर नहीं गिर रहा है। कम से कम इससे हमारे देश की अभिनेत्रियों का इज्जत बचा है। राजतंत्र आ गया है क्या? लोकतंत्र में तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि पहले के राजा महाराजा जो थे कर लाद देते थे जनता के ऊपर। तो क्या राजतंत्र आ गया है या लोकतंत्र बचा है? सरकार इतने पैसा का व्यवस्था करती है कि जिससे मुफ्त का राशन दे दिया जाए। उसके बाद अगर कुछ व्यवस्था करती है तो कारपोरेट जो लोन लेता उस लोन को माफ कर दिया जाए। और तीसरा, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में सड़कों का जाल दिख रहा है, कहीं न कहीं मध्यम वर्ग द्वारा जो टोल टैक्स दिया जा रहा है उससे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जैसे आपको कोई नॉर्मल कोई रोग हो गया, बुखार हो गया, तो उसका एक दवाई आता है कम्बिफ्लान वगैरह, तो ये हर रोग की इनके पास एक ही दवा है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान होता है उस देश की मुद्रा की मजबूत स्थिति और उसका बढ़ता हुआ प्रचलन। लेकिन वर्तमान में भारत की मुद्रा यानी रुपया की बात करें तो रुपया जो है डॉलर के मुकाबले लगातार गिरता जा रहा है, उसमें गिरावट होती जा रही है। तो सीधे तौर पे पंकज जी आपसे यह जानना चाहेंगे, बड़ा सवाल निकल कर आता है कि जिस प्रकार से $1 की कीमत जो है 86 रुपये से भी अत्यधिक हो गई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? विश्वजीत, देखिए, इसका दो जवाब हो सकता है। अगर आर्थिक रूप से कहें तो हमारा विदेशी व्यापार है, उसमें हमको घाटा हो रहा है। हम जो बना रहे हैं और विदेशों में सप्लाई कर रहे हैं उसकी कीमत हमको कम मिलेगी, उसकी कीमत हमको रुपए में मिलेगी। और चूंकि हमारा रुपया इस समय गिर रहा है तो हमको भुगतान कम होगा। वहीं अगर हम विदेश से कोई सामान खरीदेंगे तो उसका भुगतान हम डॉलर से करेंगे, तो डॉलर, चूंकि डॉलर की कीमत हाई है तो हमको ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा। तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यहाँ भारत को घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन दूसरा जवाब इसका राजनैतिक भी हो सकता है कि क्या आज के तारीख में जो रुपया गिर रहा है इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक समय जब मनमोहन सिंह का काल था, प्रधानमंत्री थे, तब की विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी थी इस पर राजनीति करती आ रही थी। वर्तमान में देश के पीएम नरेंद्र मोदी उस समय तत्कालीन गुजरात के जब वो मुख्यमंत्री थे तब वो राजनीति कर रहे थे। वर्तमान जो वित्त मंत्री है भारत की, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, तो वो राजनीति कर रही थी। और उस समय की मीडिया भी उठा रही थी इस बात को। तो सवाल ये उठता है, अगर हम राजनीतिक बात कर लें, कि क्या विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है उतनी जोर तौर से, और क्या मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, या हम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने वाले लोग नहीं हैं। नरेंद्र मोदी तो लगातार आज भी यह दम भरते हुए नजर आते हैं कि देश की जीडीपी जो है ग्रोथ कर रही है। हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसके साथ ही बताते हैं कि मुद्रा नीति भी हमारी सफल हो रही है। निर्मला सीतारमण के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? क्योंकि मनमोहन सिंह इतने बड़े अर्थशास्त्री थे, फिर भी नरेंद्र मोदी उन पर लगातार आरोप पे आरोप लगाते रहते थे जब वो गुजरात के सीएम हुआ करते थे। तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं और उनका मतलब सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? भारत के 80-85 करोड़ लोगों को राशन बांटना। सरकार इतने पैसा का व्यवस्था करती है कि जिससे मुफ्त का राशन दे दिया जाए। उसके बाद अगर कुछ व्यवस्था करती है तो कारपोरेट जो लोन लेता उस लोन को माफ कर दिया जाए। और तीसरा, जो इस देश की अर्थव्यवस्था में सड़कों का जाल दिख रहा है, कहीं न कहीं मध्यम वर्ग द्वारा जो टोल टैक्स दिया जा रहा है उससे सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। उसके छोड़ इस देश में कुछ नहीं हो रहा है। अर्थव्यवस्था, अर्थनीति के मामले में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। मध्यम वर्ग के व्यापारी लूट रहे हैं, मर रहे हैं, और उन पर टैक्सेज बढ़ाने के सिवाय इनको कुछ आता नहीं। जैसे आपको कोई नॉर्मल कोई रोग हो गया, बुखार हो गया, तो उसका एक दवाई आता है कम्बिफ्लान वगैरह, तो ये हर रोग की इनके पास एक ही दवा है कि टैक्स बढ़ा दिया जाए। जितना अधिक से अधिक जीएसटी की वसूली कर लिया जाए उतना, मतलब हम अगर इस महीने में जीएसटी की वसूली 1 लाख करोड़ हुई है तो अगले महीने में अगर 1,10,000 करोड़ रुपए हो गई तो प्रधानमंत्री भी वित्त मंत्री की पीठ थपथपाएंगे। इससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर निर्मला सीतारामन कुछ कर नहीं रही हैं।
क्या राजतंत्र आ गया है? क्या लोकतंत्र में तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि पहले के राजा महाराजा जो थे कर लाद देते थे जनता के ऊपर। तो क्या राजतंत्र आ गया है या लोकतंत्र बचा है? देखिए, लोकतंत्र ही है, लेकिन राजतंत्र से भी बुरी स्थिति है। उस समय के राजा तो थे कम से कम प्रजा का ख्याल रखते थे। ये जो आज के राजा है वो प्रजा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस देश में घोटाले बहुत ज़्यादा होते थे। हमको तो लग रहा है कि जब घोटाला होता था तो उस समय रुपया का वजूद था कि रुपए में घोटाला। आज के नेता अगर जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी, हमको सवाल उठ रहा है कि क्या ये डॉलर में घोटाला कर रहे हैं? क्या डॉलर मजबूत होती जा रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो सवाल इसलिए भी उठ रहा है। एक सवाल यह भी आता है कि जिस प्रकार से नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डॉलर को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया कि जितने भी लोग करेंगे वो डॉलर में ही प्रचलन करेंगे, अपने देश की मुद्रा में वो लेन देन नहीं करेंगे। तो क्या लगता है मोदी सरकार को कोई कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए जिससे रुपए की मजबूती मिले? मोदी सरकार के पास पावर है, हमारे पास कंज्यूमर है। हमारे देश की इतनी बड़ी जो आबादी है, पूरे विश्व के लिए एक बाजार है। अगर मोदी सरकार चाहे तो तमाम देशों को, अगर धमकी अमेरिका दे रहा है तो भारत को भी धमकी देना चाहिए। कहना चाहिए कि अगर रुपए में आप कारोबार नहीं करेंगे तो आपके व्यापारी हमारे यहाँ माल नहीं बेचेंगे। लेकिन मोदी सरकार सिवाय बंदर घुड़की के कुछ नहीं करती है। पीठ थपथपा, रुपए तो लाई थी। आपका जो एटीएम डेबिट कार्ड मिलता था उस पर रुपए अब मिल रहा है। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है। वहाँ ज़रूरत हो जाती है कि नहीं वीज़ा कार्ड लाइए, मास्टर कार्ड लाइए, तब भी देती है। तो रुपए बस कहने के लिए है। रुपए, जनधन, जो भी बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग सुधार रहा है, सब कुछ कहने के लिए है। इसका ग्लोबल मार्केट में कोई असर नहीं हो रहा है, इसीलिए रुपया गिर रहा है। एक बात और, मैं सिर्फ जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है, जिम्मेदारी विपक्ष की है, जिम्मेदारी सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। आप जरा याद करिए विश्वजीत की जिस समय मनमोहन के काल में रुपया गिर रहा था तो फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां, जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, सब सड़कों पर आ रहे थे, सबके बयान आ रहे थे। लेकिन खुशी है कि अभी भी रुपया ही गिर रहा है, डॉलर नहीं गिर रहा है। कम से कम इससे हमारे देश की अभिनेत्रियों का इज्जत बचा है। आपको याद होगा जूही चावला जी बड़ी एक्ट्रेस रही है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनका बयान आया था कि ये शुक्र है कि मैं डॉलर, हमारे अंडर गारमेंट के ब्रांड का नाम डॉलर है, अगर वो कहीं रुपया होता तो वो अगर गिरता तो हमारी इज्जत चली जाती। तो रुपए के गिरने से आज भी हमारे देश के फिल्म अभिनेत्रियों की इज्जत सलामत है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि अभी भी रुपया ही गिर रहा है, डॉलर नहीं गिर रहा है। हालांकि स्पष्ट है कि मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास के बाद जो है अर्थशास्त्र के एक बड़े पुरोधा का अंत हो गया। लेकिन वर्तमान में आपको सभी पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष, आपने भी सवाल खड़ा किया कि विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। तो मनमोहन सिंह की कमी को भरने के लिए कौन सा ऐसा राजनेता है वर्तमान में जो अर्थशास्त्र का जनक माना जा सकता है? तमाम ऐसे देखिए, तमाम ऐसे अर्थशास्त्र के उनकी टीम में ही होगा, उनको आगे करने का मौका। देखिए, पर्टिकुलर कोई एक नाम नहीं लेना, चूँकि वित्त मंत्री एक राजनैतिक पद है, लेकिन स्पेशलाइजेशन अगर हो जाता है कि नहीं आप अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं तो परिणाम अच्छा आता है। देखिए, मनमोहन सिंह ब्यूरोक्रेट से थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, भारत के वित्त मंत्री रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, और कहीं ना कहीं इस देश में उदारवाद की घोषणा लाने वाले वही थे। पीवी नरसिंह राव के कार्यकाल में ग्लोबल जितनी भी कंपनियां थे उनके लिए भारत को मार्केट बनाने का काम मनमोहन सिंह ने किया था। आज उसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुंचाले मार रही है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक दीर्घकालिक सोच था मनमोहन सिंह का। और प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हम 2050 के 49 के भारत को लेकर चल रहे हैं, हम एक लंबे भारत को सोच को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहीं से दिखता नहीं है। जो भारत की वर्तमान वित्त मंत्री है एकदम नकारा है, एकदम निष्क्रिय है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता पद से ज़्यादा आगे बढ़ने लायक है नहीं। खुद उनके पति उनके अर्थशास्त्र के ज्ञान पर सवाल उठाते हैं। इसलिए
इस देश की ये दुर्गति हो रही है, हमारे रुपए की ये दुर्गति हो रही है। इतना 150 करोड़ आबादी वाला देश, यहाँ पर का रुपया मतलब कि इतना गिर रहा है। अरे शर्म उस समय मोदी जी को आ रही थी जब मनमोहन के काल में गिर रहा था, तो आज वो शर्म कहाँ गई? आज भी वो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। आखिरी सवाल एक जोड़ देते हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कैसे मजबूत होगा, सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को पूरे जितने फॉरेन कंट्री हैं जिन देश से हमारा ट्रेड होता है उनको कड़ा संदेश देना चाहिए। कहीं न कहीं जो शुरू में प्रधानमंत्री अपने पहले कार्यकाल में बात करते थे कि हम रुपए के लिए काम करेंगे, हम रुपए पर ट्रेड करेंगे, निश्चित रुपए पर ट्रेड होना चाहिए। रुपया विदेशी मतलब कि जो व्यापार है, लेन देन है, उसका साधन बनाना ही होगा। और जिस दिन सरकार कड़ा हो जाएगी, भारत छोटा मोटा देश नहीं है, भारत के पास लगभग 150 करोड़ की आबादी है। 150 करोड़ की आबादी, दुनिया का हर कारपोरेटर चाहेगा कि हम आए भारत में व्यापार करें, अपने उत्पादों की सेल करें। अगर वो सेल करेगा अपने उत्पादों का तो पैसा हमको चाहिए, हमको मतलब कि हमारे पैसे में ट्रेड करे, तो वो खुला संदेश देना होगा। लेकिन कहीं न कहीं ये सरकार बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है। सरकार कहीं न कहीं 5 साल तक चुनाव लड़ने में व्यस्त रहती है। चुनाव लड़ने से ज़्यादा इस सरकार को और इस देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देती ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आज के चर्चा का केंद्र ही यही था। आपने सुना होगा, देखा होगा कि किस प्रकार से डॉलर के मुकाबले हमारी मुद्रा जो रुपया है वो लगातार गिरती जा रही है। ऐसे में आपसे भी सवाल है कि डॉलर के मुकाबले रुपये को मजबूत करने के लिए सरकार को क्या क्या ठोस कदम उठाने चाहिए? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।